हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। तो आज हम जानेंगे कि कैसे नेटिव लोगों ने अपना लैंड लूज़ करा। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही अपलोड कर दी हैं, सो यू कैन चेक देम आउट। मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम से लेकर के डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल के पार्ट 2 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। उसके साथ साथ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस डाली हैं। सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बन चुकी हैं। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि मैं हिस्टोरिकल शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, जो कि मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स को अंडर 60 सेकेंड्स एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द यूएसए एज सेटलमेंट एक्सपैंडेड, द नेटिव्स वर इंड्यूस्ड और फोर्स्ड टू मूव आफ्टर साइनिंग ट्रीटी सेलिंग देयर लैंड। तो क्या करा जा रहा है ना कि अब क्योंकि यूएसए से काफ़ी लोग आ रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। कुछ लोग आ रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर्टी नहीं मिली उनके फादर्स के द्वारा। कुछ लोग रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के फियर से यहाँ पे सेटल होना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोग आ रहे हैं जस्ट टू बाय लैंड वगैरह, क्योंकि यहाँ पे सस्ते रेट्स में मिल रहे हैं। एंड कुछ लोग ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं। तो बहुत रीजंस है। तो धीरे धीरे यहाँ पे सेटलमेंट बढ़ने लग जाती है बिकॉज मैंने बताया क्या क्या रीजंस है। एंड इसी वजह से ये लोग नेटिव्स को लालच दे करके या कभी उनको फोर्सफुली ट्रीटीज पे साइन करवा के उनके लैंड को ले लिया कर रहे थे। जो प्राइजेस थे वो काफ़ी लो होते थे। मतलब जो पैसे ये लोग नेटिव्स को दिया करते थे इनके लैंड के बदले में, वो काफ़ी कम होते थे। तो ये लोग नेटिव्स के साथ आप कह सकते हैं अत्याचार काइंड ऑफ कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, क्योंकि ये लोग पैसे कम देते थे। कभी कभी फोर्सफुली ट्रीटी साइन करा लिया करते थे। अब ये जो अमेरिकन्स थे ना, अमेरिकन्स मतलब कि वो यूरोपियन जो यूएसए में आके सेटल हो गए, तो अब ये लोग अमेरिकन्स बन गए। ठीक है। तो आज जो अमेरिकन्स आप देखते हो वो नेटिव अमेरिकन नहीं है, वो अमेरिकन है जो कि यूरोप से आए थे और यहीं सेटल हो गए। ओके। तो ये जो अमेरिकन्स है ये इनको कभी कभी धोखा दिया करते थे। इनको कभी कहते थे कि हम आपको इतना पैसे देंगे, बट फिर उसके बदले में बहुत कम पैसे देते थे। कभी कभी इनको लालच दिया करते थे, बट कम पैसे देते थे, फोर्सफुली कराते थे। तो बहुत चीज़ें हमें देखने को मिली। अब जो हाई ऑफिशियल्स थे ना, वो भी कुछ गड़बड़ नहीं देख रहे थे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी इससे। बिकॉज़ वो लोग खुद इनको काफ़ी वाइल्ड कंसिडर करा करते थे, इनको खुद नेटिव्स पसंद नहीं थे। तो अब हम जानेंगे जॉर्जिया एपिसोड, जो कि आपको ये और अच्छे से समझा देगा कि एग्ज़ैक्टली वो लोग क्या करा करते थे इन ट्राइबल पीपल के साथ। ये एक ऐसी ट्राइब थी जो कि काफ़ी कोऑपरेटिव थी, बिकॉज़ ये लोग इंग्लिश सीखते थे। बिल्कुल वेस्टर्नाइज़्ड वे में अब ये जो लोग हैं रहने लग गए थे। ये लोग एफ़र्ट डालते थे, इनका एफ़र्ट दिखता था कि हाँ भाई, ये लोग गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट इनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती थी। Officials had argued that the Cherokee tribe was governed by state laws in the USA but could not enjoy the rights of citizens। मतलब लॉज तो आपको यहीं के फॉलो करने पड़ेंगे, बट फिर भी हम आपको राइट्स नहीं देंगे जो कि हम लोग अपने बाकी सिटीजन्स को दे रहे हैं। तो उनको आप कह सकते हैं सिटीजनशिप नहीं मिली थी। सिर्फ इनको लॉज फॉलो करने होते थे। लॉज जो स्ट्रिक्ट है या नहीं, ये सारे इनको लॉज फॉलो करने होते थे, बट राइट्स नहीं दे रहे थे इनको बदले में। तो चेरोकी ट्राइब काफ़ी कोऑपरेटिव थी, काफ़ी एफर्ट डालती थी। उसके बाद भी इनको सिटीजनशिप नहीं दी गई। तो जो यूएस चीफ जस्टिस जॉन मार्शल थे 1832 में, वो बोलते हैं कि चेरोकीज एक अलग ही कम्युनिटी है, एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, जो कि अपनी खुद की टेरिटरी में रह रही है। तो जॉर्जिया का यानी कि स्टेट का, गवर्नमेंट का इस पे कोई भी फोर्स नहीं होने वाला है। ये इनकी जो टेरिटरी है वो सॉवरेन है। मतलब सॉवरेन मतलब आपको पता है ना कि कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा। ये इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है। इनकी सॉवरेनिटी मैटर्स। बट यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन, ये वैसे तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस अगर किसी को मिल जाते थे तो उसके खिलाफ लड़ते थे, बट इस बार ये नहीं लड़े। इस बार तो इनका डिफरेंट नेचर हमें देखने को मिल गया। तो क्या हुआ ना कि नेटिव्स के प्रति ये जो फैसला आया जॉन मार्शल का कि भाई आप उनके लैंड को नहीं ले सकते हो, ये इसके अगेंस्ट चले गए। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने यूएस आर्मी को ऑर्डर दिया कि इन चेरोकीज को यहाँ से निकालो, इनकी लैंड इनसे लो, इनको ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट में छोड़ दो, ताकि ये वहीं पे मरे, जो करना है करें। तो 15,000 लोगों को फोर्स करा गया कि वो लोग छोड़ के जाए अपने लैंड को, जिसको इधर देखो बताया गया है कि इट वॉज रेफर्ड एज ट्रेल ऑफ टीयर्स। 15,000 लोगों के आपने घर छीने, जिसकी वजह से काफ़ी हमें डेथ देखने को मिली। क्वार्टर डाइड along the trail of tears. Those who took the land occupied by tribes justified it by saying that the natives did not deserve to occupy land which they did not use the maximum. अब हम जानते हैं कि नेटिव्स इसलिए ज़्यादा लैंड यूज़ नहीं करा करते थे बिकॉज वो जानते थे कि इससे नेचर को हार्म पहुंचेगा। बट इन्होंने बताया कि वो लोग काफ़ी आलसी थे,
वो लोग लैंड को अच्छे से यूज़ करा नहीं करते थे, वो लोग सिविलाइज़ नहीं थे, तो वो ये डिज़र्व करते हैं। उनको ये नहीं पता था कि एक लैंड को और कितने अच्छे तरीके से यूज़ करा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग उनके लैंड को लेते हैं ताकि हम लोग उन्हें ये चीज़ बता सकें। एंड कुछ लोग उन्हें लेज़ी भी कहने लग गए। कुछ लोग कहने लग गए कि इनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, इनको ढंग से ड्रेस होना नहीं आता है। एंड इसीलिए नेटिव्स को ये लोग वेस्टवर्ड्स भेजने लग गए। अब जैसे कि मान लो इन्होंने नेटिव्स को वेस्टवर्ड्स कहीं पे भेज दिया, किसी पर्टिकुलर ए रीजन में इन्होंने भेज दिया। अब अगर उस ए रीजन में अब अगर उस ए रीजन में इनको कोई मिनरल मिल जाता था ना, या कहीं से भी इनको सुनने में आता था कि उस लैंड एरिया में जहाँ पे ये नेटिव्स रह रहे हैं, जहाँ पर हमने इनको फ़ोर्सफुली भेजा है, तो ये क्या करते थे कि वहाँ से भी नेटिव्स को हटा दिया करते थे एंड वहाँ पर भी चले जाया करते थे इन सर्च ऑफ गोल्ड और ऑयल। तो ये काफ़ी अजीब चीज़ थी। मतलब आप उनको कहीं और भेज रहे हो, फिर वहाँ से भी उनको भेज रहे हो क्योंकि आपको एक मिनरल मिल गया है। तो इट जस्ट शोज़ देयर ग्रीड टू बी ऑनेस्ट। अब ट्राइब्स ना पहले क्योंकि अच्छा खासा नॉर्थ अमेरिका था, ठीक है? अच्छा खासा कॉन्टिनेंट था, वहाँ पे आराम से रहा करते थे वो लोग। बड़ी-बड़ी उनकी लैंड हुआ करती थी एंड मतलब लैंड ओनरशिप तो वहाँ पे थी नहीं। तो वो लोग आराम से रहा करते थे। सब उनका था कि ये लैंड सबकी है। उनका था कि ये लैंड सबकी है तो सब आराम से रहा करते थे। बट अब इनको फ़ोर्सफुली यू नो और ट्राइब लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। अब देखो ट्राइब्स में भी दुश्मनी होती है। आप उनको एक ऐसी जगह भेज रहे हो जहाँ पे लैंड साइज़ काफ़ी कम है, जिसमें उनको और ट्राइब्स के साथ भी रहना पड़ रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि आप पहले बंगलो में रहते थे एंड अब आपको 25 गज के कमरे में बंद कर दिया गया है, वो भी और लोगों के साथ और 3-4 लोगों के साथ, तो कैसा लगेगा? तो इनको फ़ोर्स करा जाता था कि आप बाकी ट्राइबल पीपल के साथ अपने लैंड को शेयर करो, क्योंकि हमें तो इधर आना है, हमें सेटल होना है, हमें प्रॉफ़िट कमाना है एंड आप उसमें बाधा हो। इसीलिए ये लोग वेस्टवर्ड्स भेजते थे, वहाँ पे इनको बाकी ट्राइब्स के साथ लैंड शेयर करवाते थे, वहीं पे इनको फ़ोर्सफुली रहना पड़ता था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लड़ाइयाँ भी देखने को मिलती थीं। जिसकी वजह से वेट अ मिनट हमें हमें काफ़ी लड़ाइयाँ देखने को मिलती थी। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि इन्हें बंधन में बाँध दिया गया है। इतने छोटे से लैंड एरिया में इनको भेज दिया गया है, जहाँ पे इनको शेयरिंग करनी पड़ती थी विद अदर ट्राइबल पीपल। तो जिस तरीके से आप कह सकते हो कि इनको लॉक कर दिया गया था ना कुछ स्मॉल एरियाज़ में, इसको रिज़र्वेशंस कहा जाने लगा, व्हिच ऑफ़न वाज़ लैंड विथ व्हिच दे हैड नो कनेक्शन। अब देखो ये बहुत ज़्यादा नेचर को मानते थे जहाँ पे ये रहते थे। कहीं न कहीं वहाँ पे इनके काफ़ी इमोशंस जुड़े रहते थे बिकॉज़ वहाँ पे इनके पूर्वज भी रहते थे। बट अब आप इनको एक अलग ही जगह भेज दे रहे हो जहाँ के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता है, जहाँ से इनका कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। उसमें भी इनको शेयर करना पड़ रहा है, वो भी छोटे से लैंड एरिया में, मतलब बहुत दर्दनाक था ये। बहुत सारे लोगों की जानें गईं एंड इसी वजह से बहुत सारे रिबेलियंस हुए। नेटिव्स लोगों ने आवाज़ भी उठाई 1865 से लेकर के 1890 में। बट यूएस आर्मी क्योंकि अच्छे खासे वेपन्स थे उनके पास, तो उन्होंने इन सारी रिबेलियंस को ईज़िली क्रश कर दिया। कनाडा की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमें बहुत रिवोल्ट्स वगैरह देखने को मिले बाय द मीटीज़, जो कि यूरोपियन डेसेंट थे। तो 1869 से 1855 तक हमें देखने को मिला, बट आगे जाके यार वो भी कितना करें, कितनी रिबेलियन करे जब उन्हें पता है कि एंड में हमें ही हारना है। बिकॉज़ उनके पास उतने एडवांस्ड वेपन्स नहीं थे यार, स्टेट के पास सबको ज़्यादा पावर थी, तो वो एडवांस्ड वेपन्स के थ्रू अपनी आर्मी के थ्रू उन पे कंट्रोल कर ही लिया करती थी, तो उन्होंने भी गिव अप कर दिया। अब हम जानेंगे गोल्ड रश के बारे में। तो 1840s में क्या हुआ ना कि देखो पहले से ये मान्यता थी कि भाई अमेरिका में गोल्ड है। जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया आना चाहते थे बट वो पहुँच अमेरिका गए। अमेरिका में इतने रिसोर्सेज देख कर के यूरोपियंस पागल हो गए। तो उनको ये था ना कि भाई अमेरिका में गोल्ड है। ये काफ़ी अफ़वाहें वहाँ पे चला करती थी। और 1840s में सही में यूएसए में कैलिफ़ोर्निया रीजन में हमें गोल्ड देखने को मिला। ट्रेसेस ऑफ गोल्ड हमें देखने को मिले। जिसकी वजह से गोल्ड रश हुआ। तो ये गोल्ड रश क्या है चलिए जानते हैं। तो यूरोपियंस को जब पता चला कि ओह! अमेरिका में गोल्ड देखने को मिला है, तो वो लोग अपने लक को आज़माने के लिए इधर आ गए। तो थाउज़ेंड्स ऑफ यूरोपियंस ऐसे जो हैं अमेरिका में आ गए, रश करने लग गए कि भई जल्दी चलो अमेरिका, ताकि हम भी जो है गोल्ड पा सकें एंड अपनी फ्यूचर को सँवार सकें। सो इस वजह से क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे थे, तो रेलवे लाइन्स का कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही थी ना, वहाँ से अमेरिका आने के लिए। तो इस वजह से रेलवे लाइन्स का हमें कंस्ट्रक्शन देखने को मिला एंड उस कंस्ट्रक्शन के लिए चाइनीज़ वर्कर्स को रिक्रूट करा गया।
अब ये जो यूएसए की रेलवे थी वो 1870 में कंप्लीट हो चुकी थी एंड कनाडा की 1855 में। एंड इसी वजह से कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें इंग्लैंड में देखने को मिला, बिकॉज़ जो स्मॉल पीजेंट्स थे ना, मतलब जो छोटे-मोटे किसान थे, वो अपने लैंड को लूज़ कर रहे थे टू बिग फार्मर्स एंड इसी वजह से उनको फैक्ट्रीज़ में काम करना पड़ा था। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। जब लोग फार्मिंग वगैरह की जगह फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम कर रहे हैं, तो इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई और उसके कुछ डिफरेंट रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि कैसे जो यूरोपियंस हैं, वो लोग अमेरिका में आ रहे थे, रश कर रहे थे अमेरिका में आने के लिए। इस वजह से रेलवे इक्विपमेंट का जो मैन्युफैक्चर है, वो हमें देखने को मिला, ताकि रेलवेज़ वगैरह जो है बन सके एंड जो लोग हैं, वो आ सके ईज़िली। उसके साथ-साथ हमें देखने को मिला कि कैसे जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, वो बढ़ने लगे, फैक्ट्रीज़ जो हैं, वो धीरे-धीरे और ज़्यादा बढ़ने लग गई यूएसए और कनाडा जैसे रीजन्स में। जिसकी वजह से अब क्या होने लगा कि ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ईज़ी होने लगी, ठीक है? और फार्मिंग भी ईज़ियर होने लगी, बिकॉज़ फार्मिंग के लिए भी अब डिफरेंट डिफरेंट मशीनरी हमें देखने को मिल गई। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक तो ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी हो गई, दूसरा ये कि फार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गई। तो जो लोग यूरोप से अमेरिका आ रहे थे, वो लोग फार्मिंग वगैरह कर सकते थे ईज़िली मशीनरी के थ्रू एंड प्रॉफ़िट वगैरह कमा सकते थे एंड अगर गोल्ड मिल जाए तो बल्ले-बल्ले। तो 1860 में क्या होता है कि यूएसए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था, इतना डेवलप्ड वो नहीं था। बट क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पर आया, वहाँ पे रेलवे लाइन्स बनने लग गईं बिकॉज़ ऑफ द गोल्ड रश एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स बनने लग गए एंड क्योंकि फार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होने लग गई बिकॉज़ ऑफ द मशीनरी, इस वजह से वो 1890 में इट बिकेम लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। तो इन आप कह सकते हैं 30 सालों में उसने अपने आप को काफ़ी डेवलप कर लिया। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर हमें देखने को मिला बिकॉज़ मशीनरी आ रही थी। एंड फिर क्या हुआ ना कि आगे जाके लोग एरियाज़ को डिवाइड करने लग गए, उनको फार्म्स में तब्दील करने लग गए। 1890 में क्या हुआ कि जो बाइसन है हैड ऑलमोस्ट बीन एक्सटर्मिनेटेड। काफ़ी ज़्यादा हंटिंग होने लग गई, काफ़ी ज़्यादा लोग इनको मारने लग गए एंड नेटिव्स तो हंटिंग ही करा करते थे, तो वो भी उनके लिए बंद सी होने लग गई बिकॉज़ जब एनिमल ही नहीं है तो आप किसका हंट करोगे। 1892 में हम देखते हैं कि यूएसए अपना कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन करने लग गया। यूएसए अपना एक्सपेंशन करने लग गया और हमने देखा कि कैसे उसने अलास्का रीजन लिया था, उसने फ्रांस से भी परचेज़ के थ्रू रीजन्स लिए थे एंड कैसे उसने सदर्न यूएसए एंड मेक्सिको के जो रीजन्स हैं वो वॉर वगैरह के थ्रू लिए थे। तो ये तो हमने देखा भी था कि जब वो रिच होने लग गया तो वो और ज़्यादा एक्सपैंड करने लग गया। द एरिया बिटवीन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन वाज़ डिवाइडेड अप इनटू स्टेट्स। जो नॉर्थ अमेरिका है, जो कि पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन के बीच में है, वो अब स्टेट्स में डिवाइडेड होने लग गया। एंड कुछ ही सालों में हमें देखने को मिला कि यूएसए भी कॉलोनी बनाने लग गई, हवाई में एंड फिलीपींस में। अब ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि यूएसए में जो लोग रह रहे हैं, वो यूरोपियंस ही हैं, जो यहाँ पे सेटल हो गए एंड उनको हम लोग अमेरिकन्स बुलाते हैं। तो क्योंकि ये तो प्रॉफ़िट बनाने में काफ़ी अच्छे थे ही, तो ये वही चीज़ करके जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया बिकॉज़ ऑफ़ द गोल्ड रश एंड ऐसे इन्होंने आगे जाके अपना कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन करा, कॉलोनीज़ वगैरह बनाई हवाई एंड फिलीपींस में एंड ऐसे ही ये लोग इम्पीरियल पावर बन गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या-क्या राइट्स उनको दिए गए, किनको? नेटिव लोगों को, जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ गलत हो रहा है। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एज़ इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट वीडियोज़ लाइक दिस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से शुरू करेंगे एंड हम लोग पूरा ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है वो पूरा एंड कर देंगे। मैंने बताया था कि पूरा चैप्टर ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स पर एंड अमेरिकन नेटिव्स पर बेस्ड है, तो अमेरिकन नेटिव्स का हम पूरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ख़त्म कर देंगे एंड देन उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करेंगे, वहाँ के नेटिव लोगों के बारे में जानने के लिए। सो यस, स्टे ट्यून्ड।